नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, एकदम हालिया, और लखनऊ की है। कल लखनऊ के अखबारों में इस घटना का जिक्र लगभग सभी अखबारों में बड़ी प्रमुखता से किया गया था। बात 26 दिसंबर, आज से 2 दिन पहले, 26 दिसंबर 2022 को रात में 9:55 पर कंट्रोल रूम पर एक शख्स ने फोन किया और उसने ये कहा कि सैरपुर थाने के परिहरी गांव में हिमांशु अपनी बहन शिवानी के साथ रहता था, लेकिन शिवानी कल रात से ही घर से नहीं निकली है। वो घर में थी, ये कन्फर्म है, ये निश्चित है। निकली नहीं है और वर्तमान में भी घर में नहीं है। इसका मतलब उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। कंट्रोल रूम में जो भी ऑपरेटर थे, उन्होंने उनका नाम पूछा। उसने कहा, साहब नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा ये मोबाइल नंबर है, इसी पर हमारी इस कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया जाए। 112 की जो भी रिस्पांस व्हीकल आएगी, मैं उससे मिलकर अपनी पूरी बात बता दूंगा। उसको ये डर था या ये शंका थी कि चूंकि कॉल रिकॉर्ड की जाती है, तो कहीं ऐसा न हो रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए। मैं खुद मिलकर बता दूंगा। जो पीआरवी आएगी, पुलिस रिस्पांस व्हीकल, उसको मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं और मैं क्यों इस तरह की सूचना दे रहा हूं। लखनऊ में ये नया थाना बना है, सैरपुर। अभी जो लोग इधर बहुत दिनों से लखनऊ नहीं आए होंगे या लखनऊ के रहने वाले हैं, 10-20 साल यहाँ रहे हैं और कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो इस थाने के बारे में नहीं जानते होंगे। लखनऊ का एक्सपेंशन बहुत हो गया, आबादी बहुत बड़ी हो गई। देहात के जो बड़े बड़े थाने थे, उनमें जनसंख्या उन थानों के हिसाब से ज़्यादा हो गई, तो कई नए थाने बनाए गए हैं। मड़ियाँव, जो उधर जिसको कहते हैं आप सीतापुर की तरफ का जो थाना था मड़ियाँव, वो जब ये आज से 40-50 साल पहले बना होगा, तो बहुत गांव का इलाका था, वो शहर था ही नहीं। अब तो खैर उसी रोड पर IIM लखनऊ है और तमाम और यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ बड़े संस्थान हैं, ये खुल गए हैं और बड़ी आबादी वहाँ बस गई है। तो अभी 1.5 साल या 2 साल पहले मड़ियाँव के कुछ इलाके, शेरपुर, अजीज नगर और घैला, ये बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, इनको काट कर एक नया थाना सैरपुर बनाया गया है। बहरहाल 112 वाले ने ये सूचना पास की पीआरवी व्हीकल को पास कर दी। पीआरवी व्हीकल ने इस टेलीफोन नंबर को, यानी कॉलर को कॉल किया। कॉलर ने कहा कि साहब आप चले आइए, पलहरी गांव में घुसने का जो रास्ता है उसी मोड़ पर मैं खड़ा हूं। पीआरवी वाले ने भी पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले, साहब मैं खड़ा हूं, मैं सब बताऊंगा। बहरहाल थोड़ी देर में पीआरवी व्हीकल पहुंच गई। सूचना देने वाला लड़का वहीं खड़ा हुआ था। उसने उनको ये बताया कि साहब मैं इस लड़की को अच्छी तरह जानता हूं। शुरुआत के दिनों में मैं इसके साथ पढ़ता था, कभी कभार मेरी इससे बात होती थी। बात 24 तारीख की, 24 की शाम को इसका भाई हिमांशु शराब पीकर आया था, गाली गलौज कर रहा था। मैं इस लड़की से बात कर रहा था उस समय। झल्लाकर उसने फोन काट दिया कि अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले इसको खाना खिला दें। उसके बाद करीब करीब 9:30 या 10 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया। आज तक वो फोन
खुला नहीं, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने घर के चक्कर भी लगाकर देखे, लेकिन न वो बाहर निकली थी, न वो घर के अंदर होने की कोई सूचना थी। और सबसे बड़ी बात ये कि घर में कभी ताला नहीं बंद होता था, क्योंकि लड़की हमेशा घर में रहती थी। वो भाई उसका बाहर जाता था सुबह नहा धोकर, उसके लिए नाश्ता पानी खाना टिफ़िन ये सब बना के देती थी, और शाम को जब वो आता था तो उसके लिए खाना बनाती थी। कभी कभार गांव की उस छोटी सी मार्केट में घरेलू सामान सब्जी वब्जी लेने जाती थी, तब हमसे भी मुलाकात उसकी हो जाया करती थी। पुलिस ने फौरन पूछा, इसका मतलब तुम उसके यार हो? उसने कहा, नहीं साहब, ऐसा ऐसी बात नहीं है, न ही वो इस तरह की लड़की है। मुझे कष्ट इस बात का है कि वो फोन जो स्विच ऑफ हुआ वो अभी तक ऑन नहीं हुआ। लड़की आज न दूध लेने निकली, न सब्जी लेने निकली। इसलिए मैं परेशान हूं कि या तो उसको मार पीट कर कहीं बंद कर दिया है कमरे में, या फिर उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इसलिए मैंने पुलिस को सूचना दी है। खैर, पीआरवी व्हीकल पे जो एक सब इंस्पेक्टर, दो सिपाही और एक ड्राइवर मौके पर पहुंचे। हिमांशु घर में था। उन्होंने पूछताछ की। पूछा, शिवानी कहाँ है? शिवानी की उम्र कोई 20-21 साल रही होगी। हिमांशु ने कहा कि कहीं गई होगी। उसने कहा, कहाँ गई है? पुलिस वालों ने रात में एक चक्कर घर का भी लगाया भीतर, और किचन में उसे पुलिस को नई ईंटें लगी हुई मिली। घर के फर्दर एक्सपेंशन के लिए कुछ ईंटें वहां लाकर रखी गई थी, और उन्हीं में से कुछ नई ईंटें ताजी ताजी किचन के फर्श पे लगी हुई मिली। जो पीआरवी व्हीकल के जो जवान थे उन्हें शंका हुई। उन्होंने फौरन सैरपुर के इंस्पेक्टर को खबर की। सैरपुर के इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी थे। उनसे कहा कि साहब कुछ गड़बड़ है। जिसने सूचना दी थी उसने लगता है सही सूचना दी थी। लड़की घर पर है नहीं, लेकिन किचन में नई ईंट बिछी हुई है, जिसका कोई जवाब उसका भाई हिमांशु नहीं दे पा रहा है। सुनील ने कहा कि ठीक है, हम भी आते हैं। फोर्स लेकर सुनील कुमार तिवारी इंस्पेक्टर इंचार्ज सैरपुर पहुंच गए मौके पर। हिमांशु से वो पहली पीआरवी व्हीकल वाले सिपाही बातचीत कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने भी पूछना शुरू किया। इंस्पेक्टर उसे किचन में ले गए। उन्होंने कहा, ये पूरे किचन में क्यों ईंट नहीं बिछी है, सिर्फ यहीं पर क्यों बिछी है? फिर वो टाल मटोल की बात करने लगा। शराब भी पिए हुए था। थानाध्यक्ष ने या थाना प्रभारी ने फौरन कहा कि जाइए 4-5 मजदूर फावड़े के साथ ले आइए। न बोले ये, मैं अभी क्लियर कर लूंगा। 4-5 मजदूर मैं फावड़े के 11 बजे तक उस घर में पहुंच गए। मणियाव में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा है। बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये इलाका है। आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इमारतें नई नई बहुत बन रही हैं। लिहाजा मजदूरों की आमद रफ्त उस इलाके में, सैरपुर के इलाके में, खासकर घैला के इलाके में, अजीज नगर के इलाके में बहुत ज़्यादा है। खुदाई शुरू हुई। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट ताजी मिट्टी थी और गीली मिट्टी थी। हिमांशु से बार बार पूछा गया कि ये ताजी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, आज ही कल में इसके ऊपर ये ढकी गई है। लेकिन वो बिल्कुल एक तो शराब पिए हुए था कुछ वो नाटक भी करने लगा, बेहोश होने का, आए बाएं बकने का। बहरहाल पुलिस ने खुदाई शुरू की। कम से कम 2.5 घंटे खोदने के बाद करीब 5 फीट नीचे शिवानी की लाश गड़ी हुई मिल गई। उसके गर्दन पर वही गमछा फंसा हुआ था फंदे का, जिससे उसकी गर्दन कस के हत्या की गई थी। डीसीपी जो पूर्वी थे उनको खबर की गई। डीसीपी उत्तरी
कासिम आबदी साहब को। नया अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। अगर आपको ध्यान हो तो जो पीजीआई में एक घटना हुई थी, एक बच्चे ने पबजी खेलने के चक्कर में अपनी माँ को मार दिया था, उसकी भी जांच पड़ताल और उसका खुलासा कासिम आबदी ने ही किया था। उसके बाद वो डीसीपी उत्तरी आ गए और मौके पर पहुंचे, उन्होंने सब बातें पूछी। फिर उससे कहा कि ठीक है, बॉडी को बाहर निकालिए, पंचायतनामा करिए, पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और इसे थाने पर ले चलिए। इससे विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता है। सगी बहन है, माँ बाप का देहांत हो चुका है, घर में यही दोनों रहते थे, आखिर बात क्या हुई थी? थाने पर लाया गया हिमांशु को। हिमांशु से पूछताछ की जाने लगी। उसने बताया कि अभी हाल में ही हमारे माँ बाप का देहांत हो गया और ये भी बताया कि साहब उनके मरने के बाद हम एकदम लावारिस हो गए और गम गलत करने के लिए शराब पीने लगे और फिर शराब की आदत मुझे पड़ गई है। रोज शाम को जब मैं अपना जहां काम करता था, काम करके लौटता था, शराब पीते हुए घर आता था। रास्ते में शराब की दुकानें हैं, वहां शराब पीकर तब घर आता था। घर में बहन मेरी मेरे लिए खाना बना के रखती थी, खाना खिलाती थी, फिर मैं सोने चला जाता था। लेकिन मैंने एक दिन नोटिस किया कि ये रात में किसी से फोन पर बात करती है। मैंने उठकर उससे टोका टाकी की, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि ये बात किससे करती है। मैं सो गया और अगले दिन जब मैं फिर आया तो वो फिर मुझे टोकने लगी कि शराब पी के घर मत आया करो। लगभग रोज का ये किस्सा था कि वो शराब पी कर आता था, बहन से झगड़ा करता था और जब बहन उसको शराब पीने के लिए टोकती थी तो वो उस पर काउंटर क्वेश्चन करता था कि पहले ये बताओ रात में बात किससे होती है। फिर वो कहती थी कि तुम दिन भर रहते हो बाहर, मैं तो नहीं पूछती तुम्हारी किससे किससे बात होती है। तुम कभी ये अप्रिशिएट नहीं करते कि सुबह नाश्ता देती हूँ, खाना देती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, शाम को चाहे जितनी शराब पी कर आओ, घेर कर तुम्हें बिठा कर तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अब तुम्हें ये है कि मैं किससे बात करती हूँ। यह सिलसिला करीब 2 महीने से चल रहा था, ऐसा हिमांशु ने बताया। लेकिन हिमांशु के मन में यह शक बैठ गया कि ये किसी न किसी से बात करती है और यही वजह थी कि उस दिन यानी घटना वाले दिन 24 तारीख को, 24 की रात में ही उसने हत्या कर दी थी। 24 तारीख को वो कुछ ज्यादा शराब पी कर आया और घुसते ही उसने कहा कि आज मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये बता नहीं देती कि तुम्हारा यार कौन है, तुम किससे फोन पर बात करती हो, तुम दिन भर घर में रहती हो, दिन में क्या क्या होता है ये मैं नहीं पूछ सकता तुमसे, तुम मेरी बहन हो, लेकिन ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि फोन पर तुम किससे बात करती हो। जब ज्यादा हो गया तो उसने भी, जो जब बातचीत शुरू होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल रेडीमेड होते हैं। वो पूछता था किससे बात करती हो, वो पूछती थी तुम दिन में किससे बात करते हो। ये जो अंतहीन सिलसिला है ये दोनों के बीच चलता रहा। शराब ज्यादा पी रखी थी उस दिन हिमांशु ने। उसने अपने गमछे से गिराकर उसका गला कस दिया। उसे यह डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये मरी कि नहीं मरी। घर में कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंटें रखी थीं उससे उसके चेहरे को, हाथ और पैर को कुचल दिया। बहन की हत्या के बाद उसका नशा काफूर हो गया। उसे लगा कि ये अब लाश को कहां ले जाएं। उसने रात में 11 बजे से सुबह 3 बजे तक घर में रखे फावड़े से किचन के भीतर गड्ढा खोदा। गड्ढे की सारी मिट्टी उसी किचन में जमा कर दी।
लेकिन तब तक उसे ऐसा लगा कि शायद अब सुबह हो जाएगी। किचन में बाहर से ताला बंद किया और बगल वाले कमरे में जाकर सो गया। सवेरे उसकी जब 7-8 बजे नींद खुली, वो फिर किचन में गया, गड्ढे को और थोड़ा नीचे खोदा, सारी मिट्टी उसके ऊपर ढक दी, ढक के उसके ऊपर कूद कूद कर मिट्टी को बिठाया। फिर उसे लगा कि अगर कोई आ गया, मिट्टी उसने देख ली तो उसे शक होगा। घर में पड़ी हुई ईंटें उसने उसी ताजी गीली मिट्टी के ऊपर से बिछा दी, कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर दी और फिर बाहर से ताला बंद कर। देखिए, उस घर में कभी ताला बंद नहीं होता था, ये सारे पड़ोसियों ने बताया। आते जाते जब सबने ताला बंद देखा तो सबको ये डाउट हुआ, लेकिन किसी ने भी किसी को भी ये बात नहीं बताई कि भाई आज ताला बंद है, इसका मतलब शिवानी भी कहीं गई है। ताला बंद कर वो बाहर गया। बाहर उसने किसी ढाबे पर खाना खाया। खाने के बाद वो फिर वापस आ गया। जिस लड़के से वो बात करती थी, हालांकि उस लड़के से भी बहुत डिटेल पूछताछ हुई, जिस तरह की बात उसका भाई समझ रहा था उस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन बात वो करता था। देर रात वाली जो बात वो चिल्ला रहा था शराब पीकर, ऐसी भी कोई बात कॉल डिटेल में नहीं आई है। लेकिन उस लड़के को यह शंका हो गई कि कोई न कोई बात जरूर है, घर में इसके कभी ताला बंद नहीं होता। और तमाम सोच विचार करने के बाद उसने 112 नंबर को डायल करके और तब ये सूचना दी थी। पुलिस ने उसको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा। पुलिस को यह भी डाउट था कि पता नहीं इसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हुआ हो, पता नहीं कितनी बात ये सही बता रहा है, हो सकता है ये शराब पीकर घुसा हो और किसी को इसके साथ देखा हो। इसलिए पुलिस ने रिक्वेस्ट करके पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए, वैसे भी वो शादीशुदा नहीं थी, कम उम्र की थी, तो पैनल से होता, लेकिन पुलिस ने 5 डॉक्टरों के पैनल से शिवानी के पोस्टमार्टम करने की बात कही। पैनल में फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी रखा गया, महिला जो चिकित्सा अधिकारी होती हैं उनको भी रखा गया। 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया। उसके शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान थे। ऐसा लगता था कि उसके सीने और कंधे पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया, क्योंकि सीने और कंधे की हड्डियां टूटी हुई मिली। एहतियात के तौर पे स्लाइड और विसरा को सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन स्लाइड और विसरा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। आज आपको इस अपराध के बारे में बताने तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी। ये कहना मुश्किल है कि क्या उस बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार भी हुआ था, या उसके भाई की बताई हुई या उसके कन्फेशन की गई इस कहानी में या इस अपराध में कहीं और कोई डेविएशन तो नहीं है। पर एक भाई ने अपनी बहन की हत्या सिर्फ शक के बिना पे की थी। बातचीत, इंटरोगेशन, स्टेटमेंट, सब में यही बात लिखा पढ़ी में आई है। लोगों ने ये भी लिखा है, आज के अखबारों में भी लिखा है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। हो सकता है भाई ने इसको किसी के साथ देख लिया हो और फिर गला दबाकर इसे मार दिया हो, लेकिन इसके साक्ष्य अभी नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं मिली है। फिर भी स्लाइड और विसरा दोनों को प्रिजर्व किया गया है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। आज की घटना, एक भाई ने बहन को इसलिए मारकर घर में गाड़ दिया कि वो रात में किसी से फोन पर बात करती थी। ये उसका शक था।
रात में भाई जब भी शराब पी कर आता था, ये भी देखिए उसका भाई बहन का, कि खाना नाश्ता वही बनाती थी। वो जानती थी कि ये शराब पीकर आएगा, लेकिन फिर भी कि ये बिना खाना खाए सो न जाए, उस पर चिल्ला के, गुस्सा के, हल्ला करके उसे खाना जरूर खिलाती थी। ऐसा पड़ोसियों ने भी बताया कि कभी ऐसा उसने नहीं होने दिया। कभी कभी वो ज्यादा शराब पीकर आता था, सोने की कोशिश करता था, लेकिन ये उसके मुंह पर पानी के छींटे डालकर, नींबू चटाकर, खाना खिलाने के बाद ही उसको सोने देती थी। अब जब वो घर में आता था तो वो शराब के लिए नाराज होती थी कि फिर पी के आ गए। जिसके भी घर में, जिसकी भी जानकारी में किसी के घर में कोई शराब पीने वाला है, तो जब भी वो घर लौटेगा उसको इस बात के लिए टोका जाएगा। उसकी पत्नी टोके, उसके माँ बाप टोकें, उसके छोटे भाई बहन टोकें, लेकिन हल्ला जरूर होगा। पड़ोसी जान जाते हैं कि अब वो पी के आ गया है, झगड़ा होना है। वही एक बात कि फिर पी लिया, मना किया जाता है, क्यों पी कर आ गए, कौन तुम्हें मिल गया है पिलाने वाला, किसके साथ पीते हो। यही सब बातें, ये घर घर की कहानी है जहां पर लोग पीने वाले हैं। लेकिन वो जैसे ही हिमांशु से ये कहती थी या चिल्लाती थी कि इतना भी ख्याल करो कि घर में अकेली बहन है, पड़ोसी क्या कहेंगे, क्यों शराब पी के इतनी आते हो कि चल नहीं पा रहे हो, तो वो पहला उस सवाल के या उस प्रश्न के या उस टोका टाकी के बाद वो पहला सवाल दागता था कि पहले तुम ये बताओ कि रात में किससे बात करती हो। वो कहती थी मैं किसी से बात करूं, तुम्हें क्या लेना देना इससे, खाना खा लो, खा के सो जाओ। फिर वो कहती थी कि तुम दिन भर क्या करते हो, मैं कभी पूछती हूं। मैं चिल्लाती सिर्फ इसलिए हूं कि तुम खाना खाने में ड्रामा करते हो। खाना खा लो, उसके बाद जो मर्जी हो वो कहो। देखिए उसका भाव लड़की का कतई खराब नहीं था, कतई गलत नहीं था, बहन का। लेकिन उसके चिल्लाने को, उसके डांटने को, उसके आपत्ति करने को रोकने के लिए ये उससे जवाबी सवाल करता था कि पहले अपना बताओ, फिर हमको टोकना। फिर पड़ोसियों ने बताया, बल्कि उसी लड़के ने बताया जिससे बात हुआ करती थी, कि एक दिन गुस्से में उसने अपना फोन उसके सामने फेंक दिया, भाई हिमांशु के सामने, कि ये मेरा फोन है, इसमें देख लो मैं किससे कितने बजे बात करती हूं, और जिस नंबर पे तुम्हें शक है अपने फोन से उसका नंबर मिला लो, पूछ लो वो कौन है, तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन ये रोज रोज की चिक चिक शराब पीने के बाद बंद करो। हिमांशु ने ये फोन भी लिया, 10-5 मिनट उसको उल्टा पलटा आगे पीछे किया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया, या उसे कोई ऐसा नंबर नहीं मिला। इतना तो जानकार ही होगा, शिवानी से बड़ा था, कि जब उसने देखा कोई नंबर नहीं है तो चुपचाप खाना खाकर सो गया। रोज शराब पी कर आने पर वो जो इनके बीच में झगड़ा होता था उसका एक कारण और था, कि घर में कोई नहीं था ये समझाने के लिए कि ये झगड़ा ठीक नहीं है। अमूमन इस तरह के झगड़ों को घर में बड़े बुजुर्ग निपटाया करते हैं, छोटे भी हैं अगर तो भी निपटाया करते हैं। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ इसलिए होता रहा कि दोनों अकेले रहते थे, माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। तो ये सवाल पूछेगी तो वो उल्टा सवाल पूछेगा, फिर ये पूछेगी कि दिन में तुम क्या क्या करते हो, मैं तो नहीं पूछती हूं, तो वो पूछेगा तुम दिन में अकेली रहती हो, यहां कौन कौन आता है, कितने तुम्हारे यार हैं। तो इस तरह की चिल्लाहट अगल बगल
अगल बगल के लोगों ने बताई कि ये लगभग रोज का हल्ला है, रोज का चिल्लपों है इस घर में। इतना सब बताने का मतलब सिर्फ ये कि किसी भी रिश्ते में, किसी का मतलब किसी भी रिश्ते में जब इस तरह की शंका हो जाती है तो एक दूसरे पर शक वाले सवालों की यही सेम श्रृंखला चलती है, चाहे जिस रिश्ते की बात हो। और अगर पति पत्नी की बात हो तो ये अनंत काल तक ये सवाल जवाब की श्रृंखला चलती रहेगी। पति ने कोई सवाल किया तो पत्नी जरूर पूछेगी। पड़ोसन को बहुत घूर के देख रहे थे, मुझे पता लगा है तुम्हारे ऑफिस में जो फलां काम करती है, आज उसके साथ लंच किया तुमने, टिफिन वो लाई नहीं थी, तुमने खिलाया। मतलब इस तरह की बेसिर पैर की बातें। तो वो भी पूछेगा कि जब घर में बिजली खराब हुई थी तो इलेक्ट्रीशियन को फोन क्यों नहीं किया, पड़ोसी को बुलाकर उससे क्या ठीक करा रही थी। अब उसके बाद फिर उधर से सवाल, फिर उधर से सवाल। तो यही सवाल जवाब की श्रृंखला आगे चलकर हिंसक हो जाती है। इसलिए भलाई इसमें है कि जब इस तरह के सवाल जवाब हों तो किसी एक को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इसी कथा को या इसी श्रृंखला को, इसी सवाल जवाब को कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कि जैसे ऊपर वाला अनंत है, उसका कोई आदि या उसकी कोई शुरुआत या कोई उसका अंत नहीं है, वैसे ही उसके बारे में बताई जाने वाली कथा भी अनंत है। ये एक मुहावरा है, बचपन में क्लास 3 से लेके 5 के बीच में पाठ्यक्रमों में हम लोगों के जमाने में ये मुहावरा और सवाल उसमें प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसलिए किसी को भी उन दोनों में से किसी भी रिश्ते में जिन दो लोगों के बीच में है, किसी एक को चुप हो जाना चाहिए हर हाल में। और फिर जब स्थिति सामान्य हो जाए, दोनों में से कोई गुस्से में न हो, तो अपनी बात बतानी चाहिए, या जो आप सफाई देना चाहते हैं वो सफाई दीजिए, आप जो सफाई देना चाहती हैं वो सफाई दीजिए। लेकिन उस समय जब ये श्रृंखला सवाल जवाब की चल रही हो, एक आदमी को जरूर चुप हो जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में एक युवक ने अपनी बहन की हत्या के बाद उसके शव को किचन में ही दफना दिया। युवती का किसी से अफेयर चल रहा था, जिसको लेकर भाई गुस्सा था। आरोपी ने कबूलनामा करते हुए बताया कि बहन का किसी लड़के से मिलना मुझे पसंद नहीं था, उसे प्यार नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने उसके ही दुपट्टे से गला घोंट दिया। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, अभियुक्त हिरासत में है। मामला थाना सैरपुर इलाके का है और दोनों के पेरेंट्स की 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।